हम लोग ये भी देखेंगे कि एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। अब देखें बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो आपके जब हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो लोअर लिम्ब के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो आता है आपका लंबरोसैक्रल प्लेक्सिस। क्या आता है? एक तरह का लंबरोसैक्रल प्लेक्सिस जो है वो क्या है। तो हम लोगों को इस बात का आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका लंबरोसैक्रल प्लेक्सिस ही होगा। लंबरोसैक्रल प्लेक्सिस, ये आपको पता होना चाहिए कि लंबरोसैक्रल प्लेक्सिस का मतलब क्या है। देखें, जहां पर लंबरोसैक्रल प्लेक्सिस की हम बात करते हैं तो आपने ये कहना है प्लेक्सिस का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, ये गुच्छा है, नेटवर्क का एक गुच्छा होता है जो कि नर्व्स का होता है। समझ आ रही है? आपने कहना है कि एक नर्व का जो गुच्छा होगा उसको आप प्लेक्सिस कहते हो। तो अगर आपसे कोई भी बंदा पूछे कि प्लेक्सिस का मतलब क्या है तो आपने कहना होता है कि एक तरह का नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नेटवर्क ऑफ नर्व्स, तो इसको आप दूसरे अल्फाज के अंदर आप ये कह सकते हैं कि नर्व के गुच्छे को आप प्लेक्सिस कहते होते हो। अब यहाँ पर दो चीजें बच्चों लिखी हुई हैं। लंबरोसैक्रल मतलब कि लंबर रीजन से निकलने वाला गुच्छा, और सैक्रल रीजन से निकलने वाला जो गुच्छा होता है, इन दोनों को मिलाएं तो आपका लंबरोसैक्रल प्लेक्सिस बनता होता है। हम दोनों को डिफरेंट तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो होगा आपका लंबर प्लेक्सिस क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक तरह का आपका लंबर प्लेक्सिस क्या होता है। अब देखें, लंबर प्लेक्सिस के अंदर बच्चों आप लोगों ने ये कहना है कि लंबर प्लेक्सिस वो प्लेक्सिस होता है कि आपके लंबर रीजन से सारी की सारी जो नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, वो उसकी रूट वैल्यू क्या है। आपने कहना है कि टी ट्वेल्व से लेके L4 तक आपकी जो नर्व्स निकल रही हैं। जस्ट इमेजिन करें, ये आपका एक T12 था, ये आपका L1 था, ये आपका L2 है, L3 और L4 है। इधर से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, जो नर्व्स का गुच्छा होता है इस तरह, इसको आप क्या कहोगे? इसको आप लंबर प्लेक्सिस कहोगे। इसको आप क्या कहोगे? एक तरह का लंबर प्लेक्सिस कहोगे। और इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि जो लंबर प्लेक्सिस होता है, जो कि आपका लंबर एरिया से निकल रहा होता है, ये बेसिकली सप्लाई कहाँ करता है। आपने कहना है कि ये लोअर लिम्ब के जो मसल्स होते हैं उसको, और उसके बाद लोअर लिम्ब की जो स्किन होती है उसको सप्लाई करता है। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लोअर लिम्ब क्या है। यार आप सिंपल लफ्जों के अंदर ये कह सकते हो कि फीमर टीबिया फेबुला, वहां पर आपका लोअर लिम्ब है। ठीक हो गया। उसके बाद अपर लिम्ब की बात जब हम करते हैं तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल, ये वाला जो था वो आपका क्या था? एक तरह का अपर लिम्ब था। तो लोअर लिम्ब का लंबर प्लेक्सिस आपने कहना है कि T12 से लेके L4 तक जो सारी की सारी नर्व्स निकलती हैं वो आपका एक गुच्छा बनाती हैं। उस गुच्छे को हम क्या कहते होते हैं? लंबर प्लेक्सिस कहते होते हैं। और ये जो लंबर प्लेक्सिस होता है, ये जो गुच्छा होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? आपने कहना है कि इसका जो मेन फंक्शन होता है बच्चों, वो आपका लोअर लिम्ब की स्किन और उसके साथ साथ लोअर लिम्ब के अंदर जितने मसल्स हैं उनको सप्लाई करना होता है। आपने कहना है लोअर लिम्ब की जो स्किन होती है उसको, और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होता है? आपके लोअर लिम्ब के जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करना होता है। ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ जी, आपका लंबर प्लेक्सिस जो होता है वो क्या है, इसका किस तरह काम है, और ये किस तरह सप्लाई करता है। उसके बाद आपने, जैसा कि मैंने कहा कि हाँ जी, जब लंबर प्लेक्सिस के अंदर ये है, सबसे पहली जो नर्व होती है ना, जो आपके लंबर प्लेक्सिस से निकलती होती है, इसका आपने नाम देना है बच्चों इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। क्या नाम होता है इसके? एक तरह का इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो आपने कहना है एक नर्व होती है जिसका नाम होता है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ये इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो नर्व होती है, इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो क्या है? आपको पता होना चाहिए कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है T12 से लेके L1। क्या होती है? एक तरह की T12 से लेके L1। जब मैं इधर से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, उसके बाद मैं आपको यूएसएमएल फर्स्ट एड की बुक से भी रीड करवाऊंगा। सारी चीज़ें उससे एक्स्ट्रा होंगी, जो चीज़ें उधर मिस होंगी आपने ये काम करना है कि वो आपने यूएसएमएल फर्स्ट एड की बुक के ऊपर लिख लेनी है। समझ आ गई बच्चों? अगर आपके पास है तो यूएसएमएल फर्स्ट एड की बुक ओपन करके उसके ऊपर आप अभी से भी लिख सकते हो। तो आपने कहना है जो पहली आपकी नर्व होती है उसका नाम होता है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या होती है? T12 से लेके L1 तक होती है। हर नर्व, आपको पता होना चाहिए कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का
दो तरह के फंक्शंस होते हैं। दो तरह के फंक्शन क्या, ये मोटर भी होती है और ये सेंसरी भी होती है। ये इसके कौन से फंक्शन होते हैं, आपने कहना है आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व मोटर भी हो सकती है और दूसरे नंबर पे क्या हो सकती है, एक तरह की सेंसरी भी हो सकती है बच्चों। तो जब हम ये बात करते हैं कि ये मोटर भी होती है और ये सेंसरी भी होती है, तो हमने इस बात को नोट करना है कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व आपके मोटर ऐसे कौन से मसल्स होते हैं जिनको ये सप्लाई करती है। तो आपने बच्चों ये कहना होता है कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व बेसिकली आपके दो तरह के मसल को सप्लाई करती है। एक आपका जो मसल होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल ओब्लीक मसल, क्या होता है, एक तरह का इंटरनल ओब्लीक मसल को सप्लाई करती है। और दूसरा जो मसल होता है उसको हम ये कहते होते हैं ट्रांसवर्स अब्डोमिनस, क्या कहते हैं, एक तरह का ट्रांसवर्स अब्डोमिनस जो मसल होता है उसको हम सप्लाई करती होती है। तो देखें बच्चों, सबसे पहले हम जो नर्व आपकी पढ़ रहे हैं वो आपकी क्या है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या है, आपने कहना है T12 से लेके L1 तक इसकी रूट वैल्यू होती है। इसके बाद आपने कहना है कि ये दो तरह के मसल को मोटर सप्लाई करती है। एक आपकी जो नर्व मसल होता है उसको हम इंटरनल ओब्लीक कहते हैं, दूसरा जो मसल होता है उसको हम ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल कहते होते हैं। ये इसके दो मसल्स हैं और ये दोनों के दोनों मसल्स आपके अब्डोमिन के मसल्स होते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि बेसिकली आपके अब्डोमिन के अंदर कितने मसल्स हैं, तो आपने क्या कहना है, आपने बच्चों कहना है चार मसल्स होते हैं। समझ आ रही है, कितने मसल्स होते हैं, चार तरह के मसल्स होते हैं। और यहां पर एक एमसीक्यूज आता होता है, साथ साथ जहां जहां एमसीक्यूज आता जाएगा सब मैं बताता जाऊंगा कि भाई ये एमसीक्यूज है, इसको अपने इंपॉर्टेंट तरीके से ये याद करते जाना, साथ साथ लिखते जाइएगा। आप लोगों को सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि आपके अब्डोमिनल मसल्स जो चार हैं उनके नाम क्या हैं। ठीक है, जो आपके अब्डोमिनल मसल्स होते हैं इनके नाम क्या होते हैं। तो बच्चों, जो आपके अब्डोमिनल मसल्स हैं इनके अंदर जो चार मसल्स हैं इनका एक नाम आपने क्या कहना है, आपने कहना है इंटरनल ओब्लीक होता है। ठीक है, इंटरनल ओब्लीक होता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है जो नंबर 2 मसल होता है उसका नाम होता है एक्सटर्नल ओब्लीक होता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है बच्चों नंबर 3 आपके एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स अब्डोमिनस होती है। ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल जो होता है वो होता है। और नंबर 4 आपने कहना रेक्टस शीट होती है, क्या होता है, एक तरह का रेक्टस शीट होती है। ठीक हो गया। अब देखें, आपको इस बात का पता होना चाहिए, ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है विच ऑफ फॉलोइंग मसल्स ऑफ द abdomen इज बेसिकली इनर्वेटेड बाय इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो आपने क्या कहना है, इनमें से दो मसल्स जो होते हैं वो इनर्वेट होते हैं। एक मसल का नाम होता है इंटरनल ओब्लीक और दूसरे मसल्स का नाम क्या होता है, एक तरह का ट्रांसवर्स अब्डोमिनस। और ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से दो मसल्स हैं जो कि जनाब आपके इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की मदद से इनर्वेट होते हैं। आपने कहना है एक मसल जो होता है वो इंटरनल ओब्लीक होता है और जो दूसरा मसल होता है उसका नाम क्या होता है, आपने कहना ट्रांसवर्स अब्डोमिनस होता है। ये आपको पता हो कि हाँ जी ये दो मसल्स होते हैं जो आपके एक तरह के इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की मदद से सप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद जो आपने दूसरी बात आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है वो होती है बच्चों आपकी सेंसरी इनर्वेशन। सेंसरी इनर्वेशन का मतलब क्या है, आपने कहना है कि आपका एक तरह का ये आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व आपके सेंसरी एरिया को भी सप्लाई करती होती है। और वो जो सेंसरी एरिया जिसको ये सप्लाई करती है वो कौन सी होती है, यहां पर आप सबसे पहले लिखें सेंसरी इनर्वेशन। क्या कहते हैं, एक तरह का सेंसरी इनर्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी इनर्वेशन जहां पर ये सप्लाई करती है वो कौन सी होती है। आपने कहना है सुपरा प्यूबिक रीजन या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। यार सिंपल सी बात है, यहां पर बैठे हुए मेरे ख्याल में हर बच्चे को इतना तो पता होगा कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है। आपकी अम्बिलिकस है ना, अम्बिलिकस से जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसको आपने क्या कहना है, वो आपका सुपरा प्यूबिक रीजन भी होता है और उसको आप हाइपोगैस्ट्रिक रीजन भी कहते होते हो। क्या आपने कहना है, आपका बिलो अम्बिलिकस का जो भी आपका हिस्सा पाया जाता है इसका एक नाम होता है, उसको आप क्या कहते हो, सुपरा प्यूबिक रीजन भी कहते होते हो बच्चों। और सुपरा प्यूबिक रीजन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या है, आपने कहना हाइपोगैस्ट्रिक रीजन भी कहा जाता है। तो देखें, आपने इस बात को अपने जहन के अंदर रखना है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो नर्व है उसकी रूट वैल्यू क्या, शाबाश ये बताइएगा बच्चों, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है उसकी रूट वैल्यू क्या होती है, शाबाश। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की जो रूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आपने कहना है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है T12 से L1। वेरी गुड। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो दो तरह के मसल को सप्लाई करती है वो दो तरह के मसल्स कौन से हैं, आपके जो दो तरह के मसल को ये सप्लाई करती है वो कौन से दो मसल्स हैं, इंटरनल ओब्लीक एंड ट्रांसवर्स अब्डोमिनस।
आपके इसके बाद आपने ये बताना है कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो आपकी सेंसरी इनर्वेशन देती है वो किस जगह पे देती है। आपकी जो सेंसरी इनर्वेशन देती है वो किस जगह पे देती है, सुप्रा प्यूबिक रीजन या दूसरा कौन सी जगह होती है बच्चों, आपने कहना हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये दोनों एक ही चीज के नाम है, आपने दोनों में से कोई एक भी बता सकते हो कि एक तरह का ये इसको सप्लाई करती होती है। अब देखिए बच्चों, अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का, जैसा कि मैंने बताया कि एक तरह का ये इसको सारे का सारा ये सप्लाई कर रही होती है। इसके बाद आपने ना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो कभी भी एग्जामिनर ये तो पूछ लेता है, लेकिन एग्जामिनर जब ये साइनेरियो देता है ना एक बड़ा सा, वो कैसे देता है भाई, ये डैमेज कैसे होती है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक तरह का आ 30 year old फीमेल, a 30 year old फीमेल, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा बच्चों। अ 30 year old फीमेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ विद विद कंप्लेन ऑफ बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, क्या कहता है एक तरह का, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब बर्निंग सेंसेशन एंड परस्थीजिया, क्या कहता है एक तरह का परस्थीजिया, या फिर वो कहता है टिंगलिंग सेंसेशन भी लिख सकता है, कोई भी इनमें से नाम लिख सकता है। ऑन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, कहां पे हो रही है एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ऑन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड दिस पेन जस्ट स्टार्टेड आफ्टर आफ्टर हर्नियोराफी, आफ्टर हर्नियोराफी। अब इसका मतलब क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेन। देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन ये मैंने लिखा है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी जब एग्जामिनर जो है वो इस तरह पूछ सकता है कि आपका अ 30 year old फीमेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, परस्थीजिया हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है ऑन हाइपोगैस्ट्रिक एरिया एंड दिस पेन जस्ट स्टार्टिंग आफ्टर अ हर्नियोराफी। इसका मतलब क्या है, ओ भाई ये पेन कब स्टार्ट हुई है, सर्जरी के बाद हुई है। पेन हो कहाँ रही है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पर हो रही है। कैसी ये पेन है, बर्निंग पेन है, टिंगलिंग पेन है, ठीक हो गया, आपने ये कहना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो नर्व इन्वॉल्व है वो कौन सी होती है, वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व होती है। तो जब कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, जब कभी एक लंबा सा सिनेरियो देकर क्वेश्चन पूछेगा, वो कैसे पूछता है, ये बात लिख लें कि एग्जामिनर ने ये कहना होता है कि ये नर्व मोस्ट कॉमनली जब आपकी डैमेज होती है वो अब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी के अंदर होती है। वो कब होती है, आपकी कोई ना कोई अब्डोमिनल सर्जरी हो रही होती है या फिर आपकी क्या होती है, एक तरह की पेल्विक सर्जरी हो रही होती है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, कौन सी अब्डोमिनल सर्जरी और कौन सी पेल्विक सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ये कह सकता है कि आपके पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट की हर्निया की सर्जरी की जिसको हम हर्नियोरेफी कहते हैं, उसके बाद ये पेन स्टार्ट हो गई। तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व है। उसके बाद वो ये कह सकते हैं एक फीमेल आपके पास आती है जिसको एक तरह का हिस्ट्रेक्टमी कर दी है, उसकी यूट्रस निकाल दी है, ठीक हो गया। यूट्रस निकालने के बाद अब हो ये रहा है कि इस फीमेल को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर या सुप्राप्यूबिक रीजन के ऊपर टिंगलिंग बर्निंग लाइक सेंसेशन पेन होती है। तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, आपने कहना इलियोहाइपोगैस्ट्रिक इन्वॉल्व है। मतलब हर्निया की सर्जरी एक एग्जांपल ले ली हम लोगों ने, या फिर आपकी सर्जरी हिस्ट्रेक्टमी जो है इसकी एक तरह की आपने एग्जांपल ले ली बच्चों, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप और किसका नाम ले सकते हो, आप ये कह सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी लेप्रोटमी करनी हो किसी की, आपने पेशेंट की, या आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी हो, तो लेप्रोटमी के दौरान भी ये हो सकती है डैमेज, क्योंकि एब्डोमिनल सर्जरी है ना बच्चों। लेप्रोटमी आपकी या लेप्रोस्कोपी, वो बच्चा जिसको लेप्रोटमी और लेप्रोस्कोपी का नहीं पता वो पूछ ले यार, वरना आपने कहना यार ये लेप्रोटमी पता नहीं क्या है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी का नहीं पता भी पूछ सकता है कि लेप्रोटमी का मतलब क्या होता है। शाबाश एनीवन, सर आप में से बता कोई दो। ऐसा, क्या बच्चे, मुझे आवाज नहीं आई आप लोगों की, दोबारा बोल दो यार। सर जी सर बता दे। लेप्रोटमी तो बहुत है जिसको हम सर ओपन सर्जरी कहते होते हैं। जी जी बिल्कुल, हम इसको ओपन सर्जरी कहते हैं जिसके अंदर हम पूरे के पूरे अब्डोमेन को एक तरह का क्या इसको ओपन करते किया हैं जाता है आपका, हाँ ओपन और करते हैं। पेशेंट और को सर हम पे बेड रेस्ट पे लेके जाते हैं फॉर 6 मंथ्स लेप्रोटोमी की ऑपरेशन के बाद।
आपकी आवाज क्लियर नहीं है एंड पे। सर मैं बता रहा हूँ कि जो सर लेप्रोटोमी आप होती बता है कि इस पे पेशेंट ये होती है ओपन सर्जरी होती है एंड आफ्टर दिस ऑपरेशन हम पेशेंट्स को मोस्टली 6 मंथ्स के लिए बेड रेस्ट पे लेके जाते होते हैं। हाँ, वो वेरी करता है, बेड रेस्ट किसी के अंदर 6 मंथ होता है, किसी के अंदर 3 मंथ होता है, लेकिन हमने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम लेप्रोटमी करते होते हैं, अगर हमें ये लगा नजर आए कोई हमें प्रॉपर कॉज नहीं मिल रहा और अब्डोमिनल ऑर्गन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, जैसा कि अब जस्ट इमेजिन करें अगर एक बुलेट लग गई है किसी बंदे के पेट के अंदर, ठीक है, हमें तो नहीं ना पता कि हाँ जी जनाब कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या कौन सा एक तरह का ऑर्गन इस तरह डैमेज है, हम ओपन किए बगैर तो हमें पता नहीं ना लगेगा। या फिर एक तरह आप इस तरह समझे कि एक तरह का किसी बंदे के अंदर स्टैब वूंड की इंजरी है, यानी कि किसी का आप लगे कि पेट के अंदर नाइफ लग गया है, तो आप जब तक उसकी लेप्रोटमी नहीं करोगे तो आप उसको कैसे ठीक करोगे। या फिर एक तरह का एक बंदे का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर ये सारी चीजें, जैसा कि हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब किसी बंदे के अंदर स्प्लीन रप्चर हो गई है, उसके अंदर भी आप कर सकते हो। या फिर आपका अक्यूट अब्डोमेन का केस है, मतलब एक बंदे को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है और अब वो इंटेस्टाइन परफोरेट करने लगी है, उसके अंदर कर सकते हो। या परफोरेशन के अंदर हम करते होते हैं, मतलब ये आपकी ओपन सर्जरी आप कहते हो अब्डोमेन की, ठीक हो गया। अब आपने ये कहना है, इस तरह भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ विद, यहां पर अब देखें आपने यहां पर जो बच्चे जो फाइनल ईयर के हैं ना या फोर्थ ईयर का बच्चा है उसको इस क्वेश्चन की बहुत इजीली समझ आ जाएगी। जो बच्चे हैं ना फॉर एग्जाम्पल सेकंड ईयर के, उनके ऊपर उनको थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन करें हम सर्जरी की एक डिजीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एक तरह का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस, समझ आ रही बच्चे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जस्ट इमेजिन करें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस ही होता है कि अगर ये आपकी आंत है ना, ये आपकी आंत है, ठीक हो गया, इंटेस्टाइन है, यहाँ पर जनाब कोई ना कोई एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो पास नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये स्टूल पास नहीं हो रहा तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब आपने क्या कहना है कि ये स्टूल आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही रहेगा। एक वक्त आएगा कि अगर ये इस इंटेस्टाइन के अंदर है तो पेशेंट की जो कंप्लेन होगी वो कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब देखें हमने क्वेश्चन को हर तरह सोचना होता है कि भाई किस किस तरह वो क्वेश्चन पूछ सकता है और हमने हर आइडिया लगाना है। अब देखें जस्ट इमेजिन करें एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन बात पूछता हूं, जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो बच्चों क्या उसको कॉन्स्टिपेशन होगी कि नहीं होगी, शाबाश ये बताते सर जाइएगा। कॉन्स्टिपेशन उसको होगी कॉन्स्टिपेशन होगी। प्लस में अब एब्डोमिनल देखिए टेंडरनेस भी होगी, डिस्टेंशन भी होगी। जी, अब देखिए इसके अंदर हम क्या देखेंगे, आपने कहना इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होगी, आप ये कह सकते हैं इसके अंदर अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी, अब्डोमिनल पेन होगी, वॉमिटिंग होगी, क्योंकि ये स्टूल पास हो नहीं रहा, वॉमिटिंग के जरिए बाहर जाएगा, वॉमिटिंग होगी, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, आपने कहना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहना है इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का आपने कहना है कि पेन होगी। अब ये सारे के सारे फीचर्स अगर इस तरह एग्जामिनर कहता है कि भाई आपके पास एक पेशेंट आया, उसके अंदर उसने क्या देखा कि एक तरह का, जस्ट इमेजिन वो कहता है अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद कंप्लेन ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, abdominal distension, vomiting, and also there is a generalized pain into the abdomen, and rebound tenderness is also positive. And the surgeon basically has the plan of the laparotomy. After the laparotomy, after performing the laparotomy, now patient has the pain, the tingling sensation, and the burning sensation at the hypogastric area. विच ऑफ फॉलोइंग नर्व इज द बेसिकली कॉज ऑफ दिस पेन। तो आपने इसका आंसर क्या देना है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। देखो क्वेश्चन क्या है, वो पूछ बात किधर की कर रहा है और घुमा के किधर लेके आ रहा है, तो आपने इस तरह चीजों को इकट्ठा करके लेके आना है। इस वजह से कुछ चीजें बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चंस आती हैं, भाई इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व किसको सप्लाई करती है, तो आपने कहना इसको, लेकिन आप घुमा के आपको माइंड पता हो, शार्प हो कि भाई इसको इसके साथ मिला सकता है, आपने हर तरह सोचना है कि यार इसको इस तरह मिलाएगा तो इसको हमने इसका इसका आंसर जो है वो इस तरह देना है। तो आपके पास अगर कभी भी कोई एग्जामिनर आप सर्जरी कोई क्वेश्चन पूछे, उसके अंदर चाहे वो एब्डोमिनल सर्जरी है चाहे वो पेल्विक सर्जरी है, उसके अंदर सिर्फ वो ये बात कर दे कि भाईजान इसके अंदर क्या है, आपने कहना है कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन पेन है, तो आपने इसका आंसर क्या लगाना है, आपने कहना इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, T12 से लेके L1 इसकी रूट वैल्यू है, दो मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद आगे आए, असल में सर्जरी के बाद होता क्या है, अब हमने ये देखना है ऐसी क्या वजह है। देखिए बच्चों, जब हमारे ना एक आपको पता होना चाहिए, अब हम जो इंसिजन देते हैं ना, अब सर्जरी के अंदर अब नर्व है तो सर्जरी का लिंक थोड़ा बहुत आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब हम एक इंसिजन देते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स इंसिजन। क्या कहते हैं, एक तरह का ट्रांसवर्स इंसिजन। ट्रांसवर्स इंसिजन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो स्ट्रेट इस तरह इंसिजन होता है जो हम कट इस तरह लगाते हैं, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम पता क्या होती है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने इंसिजन दिया, ठीक है, अब इस इंसिजन के बाद आपने इसको एक तरह का स्टिच करना है कि नहीं करना, शाबाश, आपने इसको स्टिच करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है
कि इस इंसिजन के दौरान यहाँ पे आपकी नर्व गुजर रही होती है जिसको हम इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहते होते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहते होते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इसको एक तरह का इंसिजन के बाद स्टिच करते हैं ना, अब यहाँ पे मैं स्टिच कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करें जब मैं ये स्टिच कर रहा हूँ तो बच्चों आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो वो ट्रैप हो रही है कि नहीं हो रही? शाबाश, ये बताइएगा जी। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ट्रैप हो रही है। तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जब ट्रैप होगी तो उसके सिम्टम्स आएंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि यार क्या मतलब ऐसी क्या सीन होती है कि भाईजान अब्डोमिनल सर्जरी के दौरान ये हो गया, आपने कहना है बेसिकली अब्डोमिनल सर्जरी और इसके दौरान होता है कि हम ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं और इस ट्रांसवर्स इंसिजन के नतीजे में आपकी जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है वो सम टाइम स्टिचेस के अंदर ट्रैप हो जाती है। जब आप स्टिच करते हो उसके अंदर वो ट्रैप होती है। जब वो ट्रैप होती है तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो होती है वो सही तरह इनरवेट नहीं कर सकती। जब वो सही तरह इनरवेट नहीं करती तो आपने कहना है ये सिम्टम सारे के सारे आते हैं। यहां तक कोई एक सिंगल ऐसा बच्चा जिसको किसी भी तरह की कोई एक सिंगल भी कंफ्यूजन है वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शाबाश एनीवन जी। जी बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। ओके जी। अब देखें, अब हम लोग आगे आते हैं और आगे आप लोगों को पता होना चाहिए सम टाइम पता क्या होता है। सम टाइम एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछता होता है। अब अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ tingling sensation at the suprapubic region and also the pain is radiating toward the labia majora into the female and scrotum to the male। मेल के अंदर सक्रोटम की तरफ जाती है, फीमेल के अंदर लेबिया के अंदर जाती है। तो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह है ना बच्चों कि हाँ जी जनाब जो फीमेल है उसके अंदर लेबिया मजोरा की तरफ जा रही है और उसके बाद आपकी जो मेल है उसके अंदर सक्रोटम की तरफ जा रही है, सुप्रा प्यूबिक रीजन की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने कहना है अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व नहीं है बल्कि अब इसके अंदर इलियो इंग्वाइनल नर्व भी इन्वॉल्व हो गई है। तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का बच्चों लिंक किसके साथ था? सुप्रा प्यूबिक के साथ या किसके साथ था? हाइपोगैस्ट्रिक के साथ। कहां से किसके साथ था? आपके एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक के साथ। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि एक पेशेंट के अंदर क्या एक तरह का, आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल उसके सक्रोटम की तरफ पेन जा रही है या फिर लेबियास की तरफ फीमेल के अंदर पेन जा रही है, तो आपने कहना है ये जो पेन है ना वो कौन सी है? ये बेसिकली आपकी पेन इस वजह से हो रही है क्योंकि इसके अंदर जो नर्व इन्वॉल्व अब हो चुकी है वो इलियो इंग्वाइनल नर्व भी हो चुकी है, इलियो इंग्वाइनल नर्व भी हो चुकी होती है क्योंकि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व दोनों एक दूसरे के साथ रन करती होती हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इलियो इंग्वाइनल नर्व क्यों है? तो आपने कहना है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे के साथ बिल्कुल रन कर रही होती हैं, इस वजह से आपने ये कहना होता है बच्चों। अब आगे चलें जी, आगे आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम जो नर्व डिस्कस करने लगे हैं वो कौन सी नर्व है? वो है जेनिटोफिमोरल नर्व। कौन सी होती है एक तरह की? नेक्स्ट आप जिस नर्व के बारे में डिस्कस करोगे बच्चों वो होती है जेनिटोफिमोरल नर्व। मैं आप लोगों से नर्व के बारे में बता भी चुका हूं, इसके अंदर जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी बता चुका हूं। बाद में हम एक तरह का बुक के अंदर से भी रीड करेंगे और वहां पे देखेंगे कौन कौन सी चीजें मिस हैं, आपने वो ऐड करनी है बच्चों, ठीक है? अब देखें आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल ये कब डैमेज हो सकती है जेनिटोफिमोरल नर्व? यार सिंपल सी बात है, जेनिटोफिमोरल नर्व है तो दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट होगी। इसके अंदर एक ब्रांच कौन सी होती है? जेनिटल ब्रांच, और दूसरी ब्रांच कौन सी होती है? फेमरल ब्रांच। तो आपने कहना है जेनिटोफिमोरल नर्व मतलब कि आपने ये कहना है इसकी दो ब्रांचेज हैं। एक इसकी जो ब्रांच होती है वो कौन सी होती है? जेनिटल ब्रांच होती है आपने कहना है, और दूसरी जो ब्रांच होती है उसको आपने क्या कहना है? एक तरह का फेमरल ब्रांच होती है, आपने ये कहना है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें से द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या होता है? आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है जेनिटोफिमोरल नर्व के अंदर बच्चों, ये जेनिटोफिमोरल नर्व बेसिकली आपके क्रीमेस्ट्रिक मसल को सप्लाई करती होती है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि क्रीमेस्ट्रिक मसल्स क्या है, क्रीमेस्ट्रिक मसल्स क्या होते हैं। अब देखें बच्चों, मुझे ये बताएं कि जो क्रीमेस्ट्रिक मसल्स हैं, आपने ये कहना है कि क्रीमेस्ट्रिक मसल्स वो मसल्स होते हैं जो मेल के अंदर बेसिकली सक्रोटम के ऊपर होते हैं। कहां होते हैं? एक तरह का सक्रोटम के ऊपर होते हैं। आपने कहना है ये क्रीमेस्ट्रिक मसल सक्रोटम के ऊपर एक तरह के होते हैं जो सक्रोटम को करवाते क्या है? ये सक्रोटम को ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाते हैं। जस्ट इमेजिन करें अगर ना सक्रोटम को क्या करेंगे? ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे। आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? राइजिस ऑफ सक्रोटम। आपने कहना है इनका जो मेन काम होता है वो क्या करता है? सक्रोटम को एक तरह का ऊपर की तरफ मूवमेंट को लेके जाना। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों जस्ट किसी बंदे के अंदर ना अगर हम लोगों ने देखना होता है जेनिटोफिमोरल नर्व सही तरह काम कर रही है कि नहीं कर रही,
तो आपने काम पता क्या करना है, जस्ट इमेजिन करें अगर ये बंदा कोई है, ठीक है, और उस बंदे की ये आपकी इनर थाई है, आपकी ये थाई है, ठीक होगा, ये कैसा भी बन गया भाई कबूल कीजिएगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक हो गया। अब आप देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर इनर थाई के ऊपर एक तरह का हैमर से या किसी चीज़ के साथ स्ट्रोक करना है, जब आप स्ट्रोक करोगे ना तो टेस्टिकल्स जो होंगे ना वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो स्क्रोटम होगा वो क्या होगा, एक तरह का ऊपर की तरफ जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्क्रोटम और टेस्टिकल्स अगर ऊपर की तरफ ये जा रहे हैं तो हम उसके अंदर क्या कहते हैं, हम ये कहते होते हैं कि इस बंदे के अंदर जो टेस्टिकल्स हैं, जो क्रीमेस्टिक मसल है, वो बिल्कुल सही तरह काम कर रहे हैं। इस बंदे के अंदर क्या एक तरह का क्रीमेस्टिक मसल्स जो है वो एक तरह के सही तरह काम कर रहे हैं। मैं बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जस्ट इमेजिन करें आपने कहना जो इनर थाई है यहाँ पर आपने क्या करना है, स्ट्रोक करना है बिल्कुल इनर थाई के अंदर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर स्ट्रोक करोगे तो जो टेस्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ये जो टेस्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव किए हैं वो क्यों किए हैं, टेस्टिकल्स ने ऊपर की तरफ इस वजह से मूव किए हैं क्योंकि इस बंदे के अंदर क्या है, एक तरह का क्रीमेस्ट्रिक मसल्स जो हैं वो सही तरह काम कर रहे हैं। अब मेरी बात का आपने आंसर देना है कि फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपकी आपकी जेनिटोफिमोरल नर्व एक तरह की डैमेज हो जाए, कौन सी आपकी जेनिटोफिमोरल नर्व डैमेज हो जाए, तो मुझे अब आपने ये जवाब देना है कि क्या इस बंदे के अंदर जो क्रीमेस्ट्रिक मसल्स जो होंगे वो आपके ऊपर की तरफ मूव करेंगे, शाबाश ये बताइएगा जी, आपके ऊपर की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो इसके अंदर जो क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्या होता है, एक तरह का नेगेटिव होता है। तो आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि एक तरह का जो जेनिटोफिमोरल नर्व होती है वो काम क्या करती है। आपने कहना है जेनिटोफिमोरल नर्व की दो ब्रांचेज है बच्चों, एक जो ब्रांच होती है वो जेनिटल है और दूसरी ब्रांच कौन सी होती है, फेमरल। आपने ये कहना है जो जेनिटल ब्रांच होती है वो क्या काम करती होती है, वो मेल के अंदर सक्रोटम को और फीमेल के अंदर लेबियास को सप्लाई करती है। मेल के अंदर तो सक्रोटम है और फीमेल के अंदर किसको सप्लाई करती है, आपने कहना लेबिया को सप्लाई करती होती है, फीमेल के अंदर लेबिया को सप्लाई किया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि जो फेमोरल ब्रांच होती है वो किसको सप्लाई करती है, वो आपने कहना है फेमोरल ब्रांच जो होती है वो किसको सप्लाई करती है, वो आपकी एंटीरियर थाई को सप्लाई करती है। क्या करती है, एक तरह के एंटीरियर थाई को सप्लाई करती होती है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने ये कहना है कि देखें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से आपकी जेनिटोफिमोरल नर्व अगर डैमेज हो जाएगी तो आपका जो क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। आपने ये कहना है क्रीमेस्ट्रिक मसल्स वो इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं जो कि आपके एक तरह के क्या काम करते होते हैं। क्रीमेस्ट्रिक मसल्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि टेस्टिकल्स को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक तरह का लेके जाना। और इसके साथ आप बच्चे ये फिमोरल नर्व जो होती है जो आपकी एंटीरियर थाई को भी सप्लाई करती है और मीडियल थाई की तरफ भी आ रही होती है, ठीक है। लेकिन मेनली जो मीडियल थाई की तरफ आती है वो अप टू डेटेड नर्व होती है। कौन सी होती है, एक तरह की अप टू डेटेड नर्व होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपने क्या कहना होता है कि बच्चों कि अगर हम मीडियल थाई के ऊपर एक तरह का कोई स्ट्रोक करें, कोई ठंडी चीज पकड़ के मीडियल थाई के ऊपर इस तरह मारें, इस तरह मारते हो तो क्या होगा, टेस्टिकल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक होगा। ये नॉर्मल बंदे के अंदर कोई ठंडी चीज इधर मारेंगे तो। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल आप टेस्टिकल्स के बिल्कुल नीचे मीडियल थाई के ऊपर इस तरह मार रहे हो, स्ट्रोकिंग कर रहे हो, लेकिन टेस्टिकल्स अगर ऊपर की तरफ नहीं जा रहे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्रीमेस्ट्रिक मसल्स जो हैं वो आपका सही तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो एक तरह का इस बंदे के अंदर के एक तरह का बच्चों नेगेटिव है। मेरे ख्याल में यहां तक अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक समझ नहीं आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, शाबाश हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एनीवन कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है क्वेश्चन, वरना हम आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। अब देखें यहां तक हम लोगों ने देखा था बच्चों कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जेनिटोफिमोरल नर्व जो होती है वो क्या काम करती है, उसकी दो ब्रांचेस होती हैं। एक जो ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं जेनिटल ब्रांच और दूसरी जो ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं एक तरह का फिमोरल ब्रांच। जो जेनिटल ब्रांच होती है वो क्या काम करती होती है, आपने कहना होता है कि जेनिटल ब्रांच बेसिकली आपके एक तरह के जेनिटल को सप्लाई करती होती है और जो फेमरल ब्रांच होती है वो किसको सप्लाई करती होती है, वो आपने ये कहना होता है कि वो आपके एक तरह का क्रीमेस्टिक मसल को सॉरी जेनिटल जो उधर और फेमोरल ब्रांच जो होती है वो आपके इंटीरियर थाई जो होती है इधर सप्लाई कर रही होती है। और अब ये डैमेज कब होती है बच्चों, ये डैमेज होती है जब आपकी कोई ना कोई अब्डोमिनल सर्जरी हो रही हो। आप कहोगे सर जी वो भी अब्डोमिनल सर्जरी के अंदर होती थी, ये भी अब्डोमिनल सर्जरी के अंदर होती थी, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब भी इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जामिनर ये कहेगा कि इस तरह जैसा कि फॉर एग्जांपल अ 40 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट टू यू आफ्टर अब्डोमिनल सर्जरी
Now the patient have the tingling sensation to on the testicles, and upon examination cremasteric reflex is a negative. What is your diagnose? तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि इसका जो डायग्नोज बनता है वो क्या है? आपका जेनिटोफिमोरल नर्व आपकी एक तरह की उड़ चुकी है। लेकिन अगर ऐसे एग्जाम के सर अंदर जी क्वेश्चन दोबारा आए, ये अब explain कर पेशेंट रहे हो प्रेजेंट, क्वेश्चन। बच्चे शहर यार आपकी आवाज सही तरह नहीं, दोबारा बोलिएगा बच्चे। सर जी यही जो आपने क्वेश्चन बोला ये दोबारा एक बार रिपीट कर। ओके बच्चे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, एज कोई भी लगा लो, जैसा कि फॉर एग्जांपल a 35-year-old male present to you with complaint of lower sensation lower sensation on the testicles and also on the medial or the anterior thigh, and upon examination cremasteric reflex is a negative. वट इज योर डायग्नोज? तो आपने क्या कहना है भाईजान? जेनेटोफिमोरल नर्व आपकी उड़ चुकी है। आपने क्या कहना है? एक तरह का आपने ये कहना है कि जेनेटोफिमोरल नर्व जो है वो एक तरह की आपकी उड़ चुकी है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जेनेटोफिमोरल नर्व की रूट वैल्यू क्या है, जेनेटोफिमोरल नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है L1 से लेके L2। क्या होती है? एक तरह की L1 से लेके L2। फीमेल के अंदर कैसे आता है? फीमेल के अंदर क्वेश्चन बच्चों इस तरह आता है, जैसा कि ये कहें अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ लोअर सेंसेशन टुवर्ड द लैबियास, लोअर सेंसेशन ऑफ द टुवर्ड द लैबियास एंड आल्सो टू द एंटीरियर थाई। अगर फीमेल के अंदर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि लैबियास और एंटीरियर थाई के ऊपर जो सेंसेशन है वो लॉस है, तो आपसे ये कहा जाएगा कि हाँ जी जनाब इसका डायग्नोस क्या है? आपने कहना जेनेटोफिमोरल नर्व। और जेनेटोफिमोरल नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या है? L1 से लेके L2। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शाबाश एनीवन जी। यहां तक किसी बच्चे को अगर किसी एक सिंगल पॉइंट की भी नहीं समझ आई तो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। हमने ये देखा जेनेटोफिमोरल नर्व की रूट वैल्यू क्या है? L1 से L2 है। जेनेटोफिमोरल नर्व की ब्रांचेस कितनी है? 2 हैं। एक जेनिटल ब्रांच होती है, एक फेमरल ब्रांच होती है। जेनिटल ब्रांच क्या काम करती है? वो जेनिटल वाले हिस्से को सप्लाई करती होती है। फेमरल ब्रांच क्या करती होती है? वो जनाब आपने ये कहना होता है कि एक तरह का फेमरल ब्रांच आपके थाई को सप्लाई करती होती है, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करेंगे तो वो लैबियाज और थाई की सेंसेशन कम होगी। तो आपने कहना है कि ये कौन सी जेनेटोफिमोरल नर्व है। लेकिन मोर देन 95% जो क्वेश्चन आता है वो मेल के अंदर ही आता होता है जेनेटोफिमोरल नर्व को लेके। फीमेल के अंदर ये क्वेश्चन ना होने के बराबर आता है, बिल्कुल ही कम आता है। ये फीमेल के अंदर नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। ज्यादातर जब भी आप पास पेपर्स को निकालते हो तो पास पेपर्स के अंदर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक तरह का, आपने ये कहना है कि इसका जो लिंक पूछा जाता है वो मेल के अंदर पूछा जाता है, फीमेल के अंदर नहीं पूछा जाता। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं बच्चों के आगे का क्या सीन है। आगे देखें बच्चों के फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो कौन सी है? आपने कहना है कि ऑब्टूरेटर नर्व क्या होती है। नेक्स्ट जो नर्व है वो कौन सी, और इसकी रूट वैल्यू लिख लीजिए L1 से लेके L2 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी नर्व है उसका नाम क्या? एक तरह का ऑब्टूरेटर नर्व। किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखें बच्चों, ऑब्टूरेटर नर्व का काम क्या होता है? ऑब्टूरेटर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि सर इसकी जो रूट ये होती है वो होती है L2 L3 और L4। क्या होती है? एक तरह की L2 L3 और L4। मतलब इधर से ये नर्व निकलती होती है और आपने ये कहना होता है कि ऑब्टूरेटर नर्व वो नर्व होती है जो आपके मीडियल थाई को सेंसेशन करती है, मीडियल थाई को सप्लाई करती होती है। फॉर एग्जांपल जो थाई के अंदर वाला हिस्सा होता है ना, जस्ट इमेजिन करें अगर किसी बंदे के अंदर बच्चों इस तरह ये थाई है ना, ठीक है, अगर किसी बंदे के अंदर ये इस तरह ये थाई है, ठीक है, तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब जो आपका ये बंदा फॉर एग्जांपल ये एक तरह का इस तरह ये थाई है, तो इसके जो मीडियल साइड होगी ना बच्चों, ये वाला जो हिस्सा होगा मीडियल साइड अंदर वाला जो हिस्सा होगा, इसको आपका जो सप्लाई करती होती है मेनली आपकी ऑब्टूरेटर नर्व होती है, ठीक हो गया। और ये आपके ऑब्टूरेटर नर्व का आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल मीडियल थाई को सेंसरी सेंसेशन क्या होता है? एक तरह का मीडियल थाई को ये सेंसरी सेंसेशन देती हैं। और उसके बाद ये जो मीडियल थाई है ये काम पता क्या करती है? टांग को अंदर की तरफ मूव करवाती है। जस्ट इमेजिन करिए अगर मैं इधर बैठा हुआ हूं, मैं टांग को अगर अंदर की तरफ मूव करवा रहा हूं ना इधर, ठीक हो, तो इसके अंदर जो मेरी नर्व इन्वॉल्व हो रही है वो कौन सी हो रही है? वो आपकी आपने कहना ऑब्टूरेटर नर्व इन्वॉल्व हो रही है। कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो रही है? ऑब्टूरेटर नर्व इन्वॉल्व हो रही है। अब यहां पर कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आपने कहना जी बिल्कुल ये थाई की एडुक्शन करवाती है। क्या करवाती? अंदर की तरफ लेके जाने को हम कहते हैं एडुक्शन। तो आपने कहना है ऑब्टूरेटर नर्व है, जैसा कि ये है क्या, और कौन सी नर्व थी? ऑब्टूरेटर नर्व थी। इसका जो मेन फंक्शन था वो क्या था? आपने कहना अडुक्टर मसल को सप्लाई करना था।
ऑब्टूरेटर नर्व का जो मेन काम था वो ये था, अडुक्टर मसल को सप्लाई करना था, अडुक्टर मसल को सप्लाई करना था। अब अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों इतना याद करते हो कि अडुक्टर मसल को सप्लाई करना था, तो वो कुछ बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आपने कहना है कि इसके अंदर आपके जो मसल्स आते हैं अडुक्टर, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपने इसके अंदर कहना है अडुक्टर लॉन्गस, अडुक्टर लॉन्गस। नंबर 2 आपने कहना अडुक्टर ब्रेविस। ठीक है, अब देखें तीसरे नंबर पे आपने क्या कहना है, अडुक्टर मैग्नस। क्या कहना है, एक तरह का अडुक्टर मैग्नस। आपने कहना है ये अडुक्टर मसल्स होते हैं जिसको ये सप्लाई करती होती है आपकी ऑब्टूरेटर नर्व। इसके बाद ऑब्टूरेटर नर्व का आपने तीनों अडुक्टर मसल को सप्लाई किया। इसके बाद आपने कहना होता है बच्चों कि आपके इनके अलावा, अडुक्टर मसल के अलावा कुछ और मसल्स होते हैं उसको भी सप्लाई करती है। जैसा कि आपने कहना है कि एक तरह का ग्रेसिलस मसल, कौन सा मसल होता है, एक तरह का ग्रेसिलस मसल, इसको भी सप्लाई करती है। नंबर 5 आपने ये कहना होता है कि एक और मसल को सप्लाई करती है जिसको हम ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। क्या कहते हैं, एक तरह का ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, आपने ये कहना है एक्सटर्नस। देखो बच्चों आपकी जो नर्व थी उसका नाम क्या था, ऑब्टूरेटर नर्व था। और ये जो ऑब्टूरेटर नर्व है, आपने अगर ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब ऑब्टूरेटर नर्व का जो सप्लाई करती है वो किसको करती है, आपने कहना ये अडुक्टर मसल को करती होती है सप्लाई। और अडुक्टर मसल कौन कौन से होते हैं, अडुक्टर लॉन्गस, अडुक्टर मैग्नस, अडुक्टर ब्रेविस। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, उसके बाद आपने कहना होता है ग्रेसिलस मसल। ये सारे के सारे मसल्स जो होते हैं, पेक्टिनियस भी होता है बिल्कुल, ये सारे के सारे जो मसल्स होते हैं ये जनाब आपके ऑब्टूरेटर नर्व की मदद से सप्लाई किए जाते हैं। और ऑब्टूरेटर नर्व का काम क्या है, अडुक्शन करवाना थाई की। मतलब अगर ये थाई है तो थाई को अंदर की तरफ लेके आना। जैसा कि अगर मैं इस थाई को, टांग को अपनी दूसरी टांग के अंदर ऊपर रखूंगा तो इसकी जो अडुक्शन हो रही है, इसके अंदर जो मेजर रोल है वो किसका है, अडुक्टर मसल का। और अडुक्टर मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी है, ऑब्टूरेटर नर्व। तो दूसरा अगर ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आ जाए, ये लिखें, आ 40-year-old male present to you with the complaint of failure to adduct, failure to adduct the thigh, failure to adduct thigh, and loss of medial sensation, loss of medial sensation. Which of following nerve is damaged, which of following nerve is damaged। तो आपने क्या कहना है भाईजान, ऑब्टूरेटर नर्व। इसका क्या आपने कहना है, एक तरह का ऑब्टूरेटर नर्व कहना होता है। वो ये भी कह सकते हैं द नर्व विच इज डैमेज इन दिस पेशेंट हैज द रूट वैल्यू। आपने कहना है L2 L3 L4, आपने कहना है L2 L3 और L4। तो देखो बच्चों आप यहां पर बोलोगे L2 L3 और L4 जो होती है वो इसकी एक रूट वैल्यू होती है, ऑब्टूरेटर नर्व होती है जो कि इसको एक तरह का सप्लाई करती होती है। यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछे, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चों, उसके अलावा ऑब्टूरेटर नर्व आपके पेल्विस के अंदर कहां पे पाई जाती है, पोस्टीरियरली। ये भी आपका क्वेश्चन आता है। और ये बात लिख लें, ऑब्टूरेटर नर्व जब आपकी डैमेज होती है, जब हम अब्डोमिनल कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर एक होता है ट्रोकार। ट्रोकार होता है यानी कि हम अब्डोमेन के अंदर इस तरह डालते हैं। ठीक है, ट्रोकार को जब हम हिला रहे होते हैं तो इसके अंदर हमें खतरा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऑब्टूरेटर नर्व डैमेज ना हो जाए। तो आपने कहना है ट्रोकार का जो लिंक होता है वो कौन सी नर्व के साथ होता है, आपकी ऑब्टूरेटर नर्व के साथ होता है। तो आपने कहना है प्रोसीजर करते हुए ट्रोकार का जो लिंक है वो को ट्रोकार एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये अगर हम इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी वजह से जो नर्व डैमेज हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, ऑब्टूरेटर नर्व हो सकती है, ये भी याद कीजिएगा। अब हम जो नर्व डिस्कस करने लगे हैं वो कौन सी है, वो बच्चों आपकी नेक्स्ट नर्व है जिसका नाम होता है आपकी एक तरह की फेमरल नर्व। के फेमरल नर्व कौन सी होती है। अब देखो बच्चों ये नर्व भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह पूछा जाता है, इसमें से तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोगों ने एक्टिवली सुनना है ताकि हम इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आए हम इसमें से देख सकें कि भाई इस तरह एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 1 आपने ये कहना होता है कि आपका जो फेमरल नर्व होती है इसकी रूट वैल्यू भी आपकी L2 L3
आपकी L4 होती है, L2 L3 और L4 होती है, ये इसकी रूट वैल्यू होती है। L2 L3 और L4 होती है। जो आपकी फेमरल नर्व होती है ये भी आपकी मोटर और सेंसरी होती है। ये आपने कहना है ये कौन सी होती है, आपकी मोटर और सेंसरी होती है, मोटर भी होती है और सेंसरी भी होती है बच्चों। इसके साथ हमने ये कहना होता है कि इसकी जो मोटर सप्लाई होती है वो क्या होती है। देखें यार, आपने पता क्या कहना है, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है ना, आप जैसे बैठे हुए हो, अगर जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, इस तरह जिस तरह आप लोग बैठे हुए हो, तो आपने ये कहना है आप बैठे बैठे नी को ऊपर की तरफ इस तरह करें, अपने टांग को ऊपर की तरफ करवाते हो, तो इसको आपका क्या है, नी एक्सटेंशन हो रही है। जब आप अपने इस तरह बैठे हो और बैठे बैठे अगर आप टांग को बिल्कुल सीधा कर रहे हो, स्ट्रेट कर रहे हो, तो इसको आप कहते हो नी एक्सटेंशन। तो आपने कहना है कि आपकी जो फेमरल नर्व होती है इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, नी की एक्सटेंशन करवाना और हिप की फ्लेक्शन करवाना। मैंने क्या कहा, इसके दो काम होते हैं। मोटर काम कौन से होते हैं, मैंने ये कहा इसका क्या एक तरह का आपकी फेमरल नर्व आपकी मोटर जो सप्लाई करती है वो कहां पर करती है, आपने कहना है एक क्या करवाती है, एक तरह की नी एक्सटेंशन, नी की एक्सटेंशन करवाती है, और हिप की क्या करवाती है, एक तरह की हिप की फ्लेक्शन करवाती होती है बच्चों। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि नी की एक्सटेंशन करवाने में और हिप की फ्लेक्शन करवाने के अंदर इसका रोल होता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपका एग्जामिनर एग्जाम भी के अंदर क्वेश्चन पूछता होता है, जो जब आप अगर यूएसएमएलई के अंदर अगर अपीयर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मसल्स कौन से होते हैं जो कि नी की एक्सटेंशन करवाते हैं और वो मसल कौन से होते हैं जो कि हिप की फ्लेक्शन करवाते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नेम ऑफ द मसल्स विच काज द हिप फ्लेक्शन, नेम ऑफ द मसल विच काज द नी एक्सटेंशन। समझ आ रही बच्चों। अब आपको इन मसल्स का पता होना चाहिए, जहां पर मसल्स इंपॉर्टेंट होंगे मैं खुद बता दूंगा कि इन मसल्स को आपने याद करना है, जो मसल्स आपके इंपॉर्टेंट नहीं होंगे मैं खुद बताऊंगा कि इनको रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने आना ही नहीं है। ठीक होगा बच्चों। अब देखें कि आपको पता होना चाहिए कि वो मसल्स जो हिप की फ्लेक्शन करवाते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है। हिप फ्लेक्सर मसल्स यहां पे लिखें, हिप फ्लेक्सर मसल्स जो होते हैं वो कौन से हैं। तो आपने कहना है कि हिप फ्लेक्सर मसल्स को याद करने का जो तरीका होता है वो होता है सिप, क्या होता है एक तरह का SIP। मतलब क्या, सिप का तरीका मतलब क्या है, आपने कहना है एक इसके अंदर आता है सार्टोरियस मसल, एस से क्या मतलब आपके एक तरह का सार्टोरियस मसल, आपने ये कहना है। आई से क्या होता है, आपने कहना है आपका इलियाकुस मसल, क्या होता है एक तरह का इलियाकुस मसल। ठीक हो गया। पी से क्या होता है, आपने कहना है पैक्टिनियस मसल, पैक्टिनियस मसल। ठीक है, पैक्टिनियस मसल आपने ये कहना होता है बच्चों। ठीक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाले जो मसल्स हैं वो कौन से हैं, हिप की फ्लेक्शन करवाते हैं। अगर कभी भी आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ फॉलोइंग मसल बेसिकली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिप फ्लेक्शन, ठीक हो गया, तो अब आपको कम से कम बच्चों ये तो पता होना चाहिए ना कि हाँ जी जनाब आपका ऐसा कौन सा मसल है जो कि हिप की फ्लेक्शन करवाता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, वो है सिप, जिसको आप क्या कहते हैं सार्टोरियस, जिसको आप क्या कहते हैं इलियाकुस, जिसको आप क्या कहते हैं पैक्टिनियस। तो कभी भी अगर एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग मसल बेसिकली काज द हिप फ्लेक्शन, तो आपने इसका आंसर क्या देना है, एक तरह का सार्टोरियस, आपने क्या देना इलियाकुस, और उसके बाद आपने क्या कहना है एक तरह का आपने कहना पैक्टिनियस मसल्स जो होते हैं ये आपके हिप की फ्लेक्शन करवाते होते हैं। मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले दोस्त मोटी से पूछना कि तुमने बात की है ना आगे। यार ये जिसकी आवाज आ रही है सवेरा फरूक, तुम्हारा माइक कौन है बच्चे। अच्छा, अब देखें आपने क्या कहना है, इतना ही पढ़ाई हो रही है देखो, रमजान में मोस्टली ऐसी ही पढ़ाई करते हैं। आप में से आधे से ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो अफ्तारी पे गए होते हैं किसी पे जगह पे, वहां पे जनाब लगे होते हैं बेचारे, तो वो बस अब क्या कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए यार कि इसके अंदर क्या है कि एक तरह का हिप की फ्लेक्शन के अंदर आने के अंदर हेल्प करते हैं कौन से मसल, सार्टोरियस, इलियाकुस, और दूसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है एक तरह का पैक्टिनियस मसल। ठीक हो गया। तो बच्चों ये मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि आपकी हिप की फ्लेक्शन करवाते हैं। अब हम आएंगे कि वो मसल्स कौन से हैं जो कि नी की एक्सटेंशन करवाते हैं। अब देखें बच्चों, नी की एक्सटेंशन करवाने वाले जो मसल्स हैं वो कौन से, नी एक्सटेंशन, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मसल्स जो नी की एक्सटेंशन करवाते हैं इनके अंदर नाम कौन सा आता है। आपने कहना है इसके अंदर एक ही मेजर मसल आता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिसिप फिमोरिस, क्या कहते हैं एक तरह का, आपने कहना है क्वाड्रिसिप फिमोरिस, आपने कहना है इसके अंदर एक ही मसल आता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिसिप फिमोरिस बच्चों। ठीक है, क्वाड्रिसिप फिमोरिस के अंदर आपने कहना है कौन कौन से मसल्स हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 आपने कहना है जब भी क्वाड्रिसिप का मसल्स का बात आएगी 4 मसल्स इसके अंदर आते हैं, वेस्टस मीडियालिस, वेस्टस इंटरमीडियालिस, वेस्टस
लेटरालिस और रेक्टस फीमोरस। अब आपको जहां पर रट्टा लगाना है, क्योंकि ये मसल्स आपके रट्टे वाले हैं, इसको आपने याद करना है। जो मसल्स आपके रट्टे वाले नहीं है, मैं खुद कह दूंगा इनको छोड़ो, जान छोड़ो, ये आपके काम की बात नहीं है। तो आपने क्या कहना है, वेस्टस मीडियालिस, वेस्टस लेटरालिस, ठीक हो गया बच्चों, और वेस्टस इंटरमीडियालिस, और इसके बाद आपने कहना है एक तरह का रेक्टस फीमोरस, रेक्टस फीमोरस, ठीक हो गया। ये आपके 4 मसल्स होते हैं जो कि आपके फेमोरल नर्व की मदद से आपने करना होता है कि ये एक तरह की क्या करवाते हैं, नी की एक्सटेंशन करवाते होते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शाबाश। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आ जाए, ठीक है, कि एक पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, वो इस तरह कहते हैं अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू, और ये फेमरल नर्व डैमेज कब होती है, जब भी किसी भी बंदे के अंदर कोई पेल्विक सर्जरी की जाती है ना, तो पेल्विक सर्जरी के प्रोसीजर के दौरान ये खदशा होता है कि आपकी फेमरल नर्व डैमेज हो सकती है। कब? आप यार जिस टाइम आप लोग थक जाओ ना, क्योंकि मुझे पता है नर्व वाला जो काम होता है वो एक तरह का होता है दूसरा, ठीक है, जब आप लोगों को लगे ना कि सर अब थोड़ा सा हम थक चुके हैं, तो मुझे आपने बता देना है, हम उधर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि आपका लोअर लिम्ब जो है वो भी खत्म होके इंशाल्लाह उसके बाद हमने न्यूरो एनाटॉमी क्योंकि स्टार्ट करनी है। क्यों अगर आपको लगे कि यार थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है या अब बस थोड़ा रुक जाना चाहिए, ठीक है, तो वो मुझे आप लोगों ने बता देना है, ठीक है। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसके अंदर फेमरल नर्व के अंदर हमने क्या बात की, फेमरल नर्व की रूट वैल्यू भी L2 L3 और L4 थी। इसका काम क्या था, आपने कहना नी की एक्सटेंशन और हिप की फ्लेक्शन करवाना था। वो मसल्स जो हिप की फ्लेक्शन करवाते हैं उनका काम क्या होता है, आपने कहना हिप की फ्लेक्शन करवाने वाले जो मसल्स होते हैं इनके अंदर मसल्स आते हैं कौन कौन से, पहले नंबर पे आपने कहना है कि वो मसल्स जो हिप की फ्लेक्शन करवाते हैं इनको याद करने का तरीका क्या है, सिप, सार्टोरियस, इलियाकुस, पैक्टिनियस। उसके बाद आपने कहना होता है जो नी की एक्सटेंशन करवाते हैं वो कौन से मसल हैं, क्वाड्रिसिप मसल्स है। जैसा कि आपने कहना होता है इसके अंदर वेस्टस मीडियालिस, वेस्टस इंटरमीडियालिस, वेस्टस लिटरालिस और रेक्टस फीमोरस, ये 4 मसल्स होते हैं। अब आपकी जो फीमोरल नर्व डैमेज होती है वो किस किस वजह से हो सकती है, आपने कहना पेल्विक सर्जरी के अंदर ये हो सकती है। कब हो सकती है, एक तरह की पेल्विक सर्जरी के दौरान ये आपकी नर्व डैमेज हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन इस तरह है, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू, a patient present to you with failure of hip flexion and knee extension after trauma to pelvic region, pelvic region, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद which of following muscle, which of following muscle play important role इन हिप फ्लेक्शन, इन हिप फ्लेक्शन। तो अब मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा मसल होता है जो कि हिप फ्लेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अब आपने इसका आंसर क्या बताना है, ओ भाई वो सिप को याद करोगे तो उनमें से कोई एक होगा ना, उसको लगा देना है, सिंपल सी बात है। सार्टोरियस भी हो सकता है, इलियोकस भी हो सकता है, पैक्टिनियस भी हो सकता है। अगर इसी तरह क्वेश्चन ये पूछा जाए, जैसा कि अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद फेलियर टू हिप फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन आफ्टर ट्रॉमा टू द पेल्विक रीजन, विच ऑफ फॉलोइंग नर्व इज डैमेज इन दिस पर्सन, तो फिर आपका आंसर क्या होना था, फिर आपका आंसर क्या होना था, फिर आपका आंसर होना था भाईजान फेमरल नर्व है। अगर इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद failure of the hip flexion and the knee extension after trauma to the pelvic region, which of following muscle play an important role into the, which of following muscle play an important role into the knee extension, तो आपने क्या कहना था, वो भाई जिन क्वाड्रिशिप को याद करते हो ना कि नी एक्सटेंशन के अंदर जो मसल इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो कौन से हैं, वो 4 हैं। जैसा कि आपको वो 4 मसल याद है तो आपने उनमें से जो आएगा वो लगा देना है, वेस्टस मीडियालिस, वेस्टस इंटरमीडियालिस, वेस्टस लिटरालिस, ठीक हो गया, और रेक्टस फीमोरस, आपने ये कहना है। कोई बच्चा जिसको कन्फ्यूजन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। इस नर्व को अभी थोड़ी सी कंप्लीट करने वाली रहती है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। शाबाश एनीवन बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, ओके जी। अब आगे आ जाओ कि आगे का क्या सीन है। आगे आप लोगों को पता, फेमरल नर्व रिपीट बच्चे सेम क्वेश्चन है, मतलब क्या पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद फेलियर टू ऑफ हिप फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन
आफ्टर ट्रॉमा टू द पेल्विक रीजन विच ऑफ फॉलोइंग नर्व इज डैमेज इन दिस पर्सन। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि इस बंदे के अंदर जो होगा वो कौन सी नर्व डैमेज है, फेमरल नर्व डैमेज है। ठीक हो गया, ये आपने बात करनी है। अब आगे आ जाओ, आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का हम लोग ये सारे की सारी आपकी जो फेमरल नर्व होती है ना, इसकी दो ब्रांचेज होती हैं। आगे फेमरल नर्व की दो ब्रांचेज हैं कि आपकी फेमरल नर्व की कितनी ब्रांचेज हैं, आपने कहना है फेमरल नर्व की आगे दो ब्रांचेज होती हैं। अब ये फेमरल नर्व की दो कौन सी ब्रांचेज हैं, आपने फेमरल नर्व बोला तो आपने कहना है फेमरल नर्व की फर्दर कितनी ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज हैं। एक जो फेमरल नर्व की ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। एक कौन सी होती है, आपने आपने कहना है एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच, एक ये ब्रांच होती है। ठीक है, एक जो ब्रांच होती है उसका नाम क्या होता है, आपने कहना है उसको हम कहते हैं सेफनस नर्व। इसकी जो दूसरी ब्रांच होती है उसका नाम क्या होता है, एक तरह का सेफनस नर्व होती है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, जो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच और जो सेफनस नर्व होती है ना, आपने ये कहना है कि फेमरल नर्व की ब्रांच जो कि एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच होती है वो बेसिकली एंट्रोमीडियल थाई को सप्लाई करती है। किसको, एंट्रोमीडियल थाई को। अब हर बंदा मतलब कि अपनी थाई को देख के खुद ब खुद देख सकता है कि यार भाई जैसे आप लोग बैठे हुए हो ना, आपकी सामने वाली थाई और थोड़ा सा मीडियल वाला हिस्सा, ठीक हो गया, एंटीरियर और मीडियल थाई को जो सामने वाला हिस्सा है उसको जो कौन सी सप्लाई कर, आपकी जो नर्व सप्लाई करती है उसको हम कहते हैं एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। और गलती समझ आ गई है, मतलब कि आप जहां पर बैठे हुए हो, ठीक है, अब भी ऐसे बैठे बैठे अपने थाई के ऊपर ही आप देख सकते हो, ठीक है, कि हाँ जी जनाब जो एंटीरियर और मीडियल थाई को जो दे रहा है वो कौन सी दे रही है, आपने कहना है एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच दे रही है। कौन सी दे रही है, एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच दे रही होती है जो एंटीरियर और मीडियल थाई को देती है। यहां पर ही आपको पता चल जाएगा। नंबर 2, ये और क्या काम करती है, इसकी ब्रांच कौन सी होती है, सेफनस नर्व। यहां पे लिख लें एंटीरियर मीडियल थाई सेंसेशन, एंटीरियर प्लस आपकी क्या होती है एक तरह की मीडियल थाई सेंसेशन। ठीक होगा बच्चों, आपने ये कहना है। नंबर 2, आपने ये बताना है कि जो सेफनस नर्व होती है वो कौन सी होती है, वो क्या काम करती है। बच्चों सेफनस नर्व ये काम करती है लेग और फुट के मीडियल हिस्से को सप्लाई करती है। यहां पर थाई तक सेंसेशन गई, ठीक हो गया, उसके बाद आपने लेग के अंदर आ जाना है। लेग के अंदर आएगी तो ये क्या काम करेगी, आपने कहना है कि ये जो सेफनस नर्व होती है ये आपकी मीडियल लेग और फुट को सप्लाई करती है, स्किन ऑफ मीडियल, उसके बाद आपने कहना लेग और उसके बाद फुट को सप्लाई करेगी, ये आपने कहना। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए सेफनस नर्व वहां पे सप्लाई करती है मेरी। अब आप लोगों ने ना एक बात को थोड़ा गौर करना है जो एमसीक्यूज आता है। देखें यहां पर बहुत मजे का एक कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा लवली सा। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है बच्चों, जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल आप देखा कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का, अब मैं चलो जैसे भी है इसको कबूल कीजिएगा, थाई या जो भी चीज़ है, ठीक होगा बच्चों। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी एक तरह की थाई है, ये एक तरह की थाई है, उसके बाद ये इमेजिन करें कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का क्या है, ये आपका एक तरह का लेग है, ये अंगूठा हो गया, ये वाला चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसको आपने इस तरह समझ लिया। अब आपको इस तरह समझें कि फॉर एग्जांपल जो आपकी फेमरल नर्व होती है, फेमरल नर्व की कितनी ब्रांचेस होती हैं बच्चों, दो ब्रांचेस होती हैं। फेमरल नर्व की जो एक ब्रांच होती है वो क्या काम करती होती है, उसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेमरल नर्व की जो एक ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। वो आपने कहना ये थाई है ना, ठीक है, इसके एंटीरियर हिस्से को, ये आपका एंटीरियर हिस्सा, इसको और उसके बाद ये एंटीरियर हिस्सा इसको सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है ये किसको सप्लाई करेगी, आपने कहना है ये लेटरल हिस्से को सप्लाई करेगी, यानी कि इसको सप्लाई करेगी। तो आपका ये किसको मीडियल हिस्से को सप्लाई करेगी, एंट्रोमीडियल हिस्से को सप्लाई किया इसने। ये कौन सी थी, एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच थी, एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच थी। ठीक होगा बच्चों, नंबर 1। दूसरी जो ब्रांच होती है उसको हमने क्या कहना है, सेफरस नर्व, इसकी होती ब्रांच। वो किसको सप्लाई करती है, आपने कहना है ये लेग और फुट है ना, ये आपकी जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस वो होती है जो सेंटर की तरफ हो। जो आपका अंगूठा है वो आपका कहाँ है, वो सेंटर की तरफ है। ठीक हो गया, वो दोनों मतलब अंगूठे दोनों सेंटर की तरफ है। ठीक हो गया, तो आपने कहना है ये आपके अंगूठे को, मीडियल लेग को और मीडियल फुट को सप्लाई करेगी। ये कौन सी ब्रांच है, ये आपने कहना ये सेफनस नर्व है बच्चों। कौन सी, आपकी एक तरह की सेफनस नर्व है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जहां पर बच्चों ये सेफनस नर्व होती है ना, सेफनस नर्व के बिल्कुल साथ ही ना आप ये एक वेन गुजर रही होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ग्रेट सेफनस वेन। यहां पर कौन सी होती है, एक तरह की ग्रेट सेफनस वेन। अगर आप लोगों को याद हो ना कि आपका जब किसी भी बंदे का कैबज किया जाता है, जब किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है और वो कहते हैं दिल का बड़ा ऑपरेशन होएगा,
हम कहते हैं ना दिल का बड़ा ऑपरेशन होएगा, और दिल के बड़े ऑपरेशन के अंदर होता क्या है कि आपकी एक तरह की जो सेफनस वेन होती है उसको लिया जा सकता है। किसको लिया जा सकता है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ के अंदर आपकी एक तरह की जो सेफनस वेन होती है उसको लिया जा सकता है। अब देखिए एक सर्जन है, वो एक सेफनस वेन को ले रहा है इस इधर से, तो बच्चों इसके साथ ही सेफनस नर्व है। तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि सेफनस नर्व डैमेज हो सकती है कि नहीं हो सकती? जब वो वेन को ले रहा है बिल्कुल साथ साथ है, तो आपकी ये डैमेज हो सकती है कि नहीं हो सकती? यार सिंपल सी बात है, वो हो सकती है। ठीक हो गया। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि a patient present to you with loss of sensation on the medial leg and foot, बात को गौर कीजिएगा, शाबाश, क्वेश्चन को गौर करना है। a patient present to you after loss of sensation on the medial leg and foot, and all these symptoms just appeared after the coronary artery bypass graft surgery. Which of following nerve is the causative? Which of following nerve is responsible for this patient? तो आपने क्या कहना है? ये सेफनस नर्व है। अगर ये पूछा जाए कि सेफनस नर्व इज द ब्रांच ऑफ विच नर्व, तो आपने क्या कहना है? फेमरल नर्व है। अब ये नहीं कहना यार ये क्या हुआ, सर्जरी दिल दी होती पी है। समझ आ रही है? सर्जरी किसकी हो रही है? दिल की हो रही है। तो ये तो लिंक ही नहीं बन रहा, दिल का कहाँ उसके साथ लिंक है? ओ बच्चों, जब कोरोनरी बाई आर्टरी इसी तरह एग्जामिनर घुमाता है। समझ आ रही है? इसी तरह एग्जामिनर घुमाता है, आपको घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता है कि हाँ पुत्र इंदा जवाब दस की है। समझ आ गई? तो आपने कहना है कि देखें जब आपके बाईपास की सर्जरी होती है तो बाईपास की सर्जरी के अंदर आप करते क्या हो? बाईपास की सर्जरी के अंदर बेसिकली हम ग्रेट सेफनस वेन को लेते हैं। तो ग्रेट सेफनस वेन के साथ क्या होती है कि सेफनस नर्व डैमेज हो सकती है। जब आपकी सेफनस नर्व डैमेज हो सकती है तो उसके दौरान क्या होगा कि जो मीडियल लेग और मीडियल थाई की सेंसेशन होगी तो क्या होगा एक तरह का, तब वो उड़ जानी है। ठीक है, ये आपने याद करना है बच्चों। तो उसके बाद सेफनस नर्व जो ब्रांच है वो किसकी है? आपने कहना है वो सेफनस नर्व जो ब्रांच होती है वो आपकी एक तरह की, आपने कहना है बच्चों कि आपकी एक तरह की फेमरल नर्व की ब्रांच होती है। अब देखें एक और बात, एक और बड़ी मजे की बात है, वो क्या है? देखें अगर हमने ना किसी बंदे के लिए एक तरह की सर्जरी करनी होती है ना कि लोअर लेग की, कोई भी, अगर लोअर लेग को मतलब कि कोई ना कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है, जैसे कि ये टांग, अगर आपने ना किसी बंदे की ये टांग सुलानी है मुकम्मल तौर पर, सिंपल सी बात, आप ये चाहते हो कि यार किसी बंदे के अंदर हम सर्जरी करना चाहते हैं और उसकी टांग मतलब कि एक तरह की वो आप ये कहें कि सेंसेशन लॉस हो जाए। ठीक हो गया। तो हम एनेस्थीसिया देते हैं, हम ब्लॉक देते हैं, उस ब्लॉक को हम कहते हैं फेमरल नर्व ब्लॉक। क्या कहते हैं? एक तरह का फेमरल नर्व ब्लॉक। तो आपने कहना है कि हमने काम क्या करना होता है, यहां पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, वरना ये चीजें मतलब कि बुक के अंदर भी यूएसएमएल फर्स्ट एड के अंदर नहीं लिखी हुई, वरना मैं भी कहूँ चलो भी जान छुटे। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ उस तरह नहीं, हमने पूरा पढ़ना है। थोड़ा कर लो, अच्छा कर लो, क्वालिटी वाला कर लो, एमसीक्यूज अच्छे से ढूंढो, किस किस तरह पूछ सकता है, एक एक टॉपिक से निकालो कोई 7 7 8 8 एमसीक्यूज। बाकी जब भी आपसे पूछे आपको पहले ही पता हो ज्यादा इधर से निकलेगा और कहाँ से एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, ये आपको पता हो। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर ये एक तरह का आपको पता है कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का एक बंदे की लेग है, ये एक तरह की थाई है, और सॉरी थाई है, उसके बाद ये इस तरह की आ गई, एक तरह की ये लेग आ गई। ठीक है, जैसे भी ये समझ लो भाईजान। अब आपने कहना है कि इसका कोई ऑपरेशन होने लगा है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी डॉक्टर ने इंसीजन देना, कट लगाना है, तो भाई यहाँ पे ब्लॉक होगा तो उसको दर्द की सेंसेशन ही ना होगी। तो उसके लिए हम जो नर्व ब्लॉक करते हैं वो कौन सी होती है? आपने कहना एनेस्थीसिया टू लेग फॉर सर्जिकल प्रोसीजर के लिए हम जो नर्व ब्लॉक करते हैं वो पहले नंबर पे होती है फेमरल नर्व ब्लॉक। फेमरल नर्व ब्लॉक हो जाती है, फेमोरल नर्व ब्लॉक हो गई। बाज औक़ात इस तरह होता है कि फीमोरल नर्व के साथ हम जो दूसरी नर्व ब्लॉक करते होते हैं ना, वो कौन सी होती है? आपने कहना है ऑब्टूरेटर, और उसके बाद फिमोरल क्यूटेनियस ब्लॉक भी कर देते हैं। यानी कि फेमरल नर्व के साथ आपकी कौन सी नर्व करते हैं? ऑब्टूरेटर नर्व जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। बच्चों मुझे आप खुद बताएं कि फेमरल नर्व भी ब्लॉक हो गई, ऑब्टूरेटर नर्व भी ब्लॉक हो गई। मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी टांग को जो सेंसेशन देती थी, जो थाई को सेंसेशन देती थी, जो मेनली जो नर्व थी वो ये दो नहीं थी। ऑब्टूरेटर नर्व आपकी मीडियल थाई को सेंसेशन देती थी, फेमरल नर्व आपकी एंटीरियर थाई को सेंसेशन देती है। ठीक हो गया, यही थी या कोई और भी कोई आ गई सी? अभी एक और भी होती है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेजर ये थी। ठीक हो गया। अगर आप इन नर्व को ही ब्लॉक कर देते हो
तो क्या नीचे को आपकी नर्व को कोई ना कोई सेंसेशन इधर जाएगी? शाबाश, ये बताइएगा बच्चों। हाँ जी, आप मुझे ये बताएं कि क्या जाएगी? शाबाश शाबाश, जल्दी बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल हम फेमरल नर्व और ऑब्टूरेटर नर्व को ब्लॉक कर देते हैं तो नीचे जो सेंसेशन है वो एक तरह की सही नहीं जाती। लेकिन मसला क्या है? मसला ये कि भाईजान हम ब्लॉक कैसे करना कैसे है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी एक कनाल होती है, उस कनाल को हम कहते हैं इंग्वाइनल कनाल। क्या कहते हैं? एक तरह का इंग्वाइनल कनाल कहते होते हैं। इंग्वाइनल कनाल के अंदर बच्चों आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने कहना है जस्ट इमेजिन करना अगर इंग्वाइनल कनाल यहाँ पे है, ठीक है, आपने ये कहना है आपकी इंग्वाइनल कनाल के अंदर आपकी पहले नर्व आती है, फिर आर्टरी होती है, फिर वेन आती है, फिर आपके लिम्फ नोड आते हैं। इसको याद करने का तरीका होता है नेवल, ठीक है, नर्व, आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक शीथ। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर आ रहा है, जो अंदर का हिस्सा, वो कौन सा है? आपने कहना है ये वाला हिस्सा। अगर ये वाला हिस्सा अंदर का हिस्सा है तो बच्चों मुझे ये बताएं कि जो स्ट्रक्चर आपके अंदर के हिस्से की तरफ आता है, जस्ट इमेजिन करें अगर मेरे हाथ इस तरह है ना बच्चों, ये अब मेरे हाथ इस तरह यानी कि इस तरह, ठीक है, अब इस तरह, मुझे ये बताएं मेरी बॉडी की तरफ अगर मेरे हाथ इस तरह है तो मेरी बॉडी की तरफ फिंगर्स का कौन सी जो फिंगर है वो मेरी बॉडी की तरफ है? छोटी फिंगर है ना, छोटी फिंगर बॉडी की तरफ है, ठीक हो गया। जो अंगूठा है वो बॉडी से दूर है, ऐसे ही है। तो मुझे ये बताना है कि इनमें से इंग्वाइनल कनाल के अंदर जो चीजें होती है वो कौन सी होती हैं? नर्व, आर्टरी, लिम्फेटिक शीथ। नर्व, आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक शीथ। नेवल इसको याद करने का तरीका है। नेवल, नेवल नाल्व नहीं, नेवल, नर्व, आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक शीथ। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि सबसे मोस्ट मीडियल जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इंग्वाइनल कनाल के अंदर वो कौन सा पाया जाता है? शाबाश, ये बताएं, ये बताएं मोस्ट मीडियल जो स्ट्रक्चर पाया जाता है आपका वो कौन सा होता है? कम से कम सारे रिप्लाई तो करो यार। लिम्फेटिक शीट। उसके बाद कौन सा आता है बच्चे? नर्व तो आपका मोस्ट लेटरल पाया जाएगा ना, ये दूर है, ये दूर है। आपने कहा ना लिम्फेटिक शीथ, लिम्फेटिक शीथ के बाद कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? वेन। वेन के बाद कौन सा पाया जाता है? आर्टरी। और सबसे जो लेटरल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? वो आपने कहना होता है नर्व पाई जाती है, फेमरल नर्व। अब होता पता क्या है, जब आपने अपने हाथ से फेमरल नर्व, आपने क्या करना है? फेमरल आर्टरी को पालपेट करना है। अभी भी इवन तक कि आप पालपेट कर सकते हो जहां पर आप लोग बैठे हुए हो। आप ऐसे ही आप अपने मीडियल थाई पर जाएं, ठीक है, आप उधर हाथ रखें, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मतलब कि जो सूट पहना वो उसके ऊपर से पालपेट नहीं कर सकोगे। आपको आर्टरी इतनी भी नहीं है कि हाँ जी जनाब आपको वैसी सेंसेशन आ जाएगी। आप इवन तक के मीडियल थाई जो होगी उसके ऊपर अंदर की तरफ जहां इंग्वाइनल कनाल होती है वहां पे आपने हाथ रखना है। हाथ रख के फील करें, ठीक होगा। देखो आप खुद ही डॉक्टर बन रहे हैं, आप खुद ही फील करो हैं, वहां हो रही है, हो रही है, वहां फील करो। आपको फिंगर के ऊपर कोई चीज होगी फील, ठीक हो क्या बच्चों? जो लग रही हुई वो आपकी आर्टरी है। वो कौन सी आपकी? आर्टरी है। अब ये क्वेश्चन क्या है भाई? ये पूछें, ये हमने हमें हाथ भी फेरे जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अब आपने हाथ रखा, हाथ रख के आपने फेमरल आर्टरी पालपेट की, तो फेमरल आर्टरी को पालपेट करने के बाद जो आपने एनेस्थीसिया देना, जो आपने इंजेक्शन लगाना है, वो फेमरल आर्टरी के मीडियली लगाना है या लेटरली लगाना? शाबाश, ये बताएं। जो फेमरल आर्टरी के मीडियली लगाना है या लेटरली लगाना है, ये बताएं। अगर आप फेमरल नर्व को ब्लॉक करना चाहते हो, वेरी गुड साले, शाबाश बच्चे। बच्चे लेटरली लगाना है, मीडियल नहीं लगाना। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो। मैं ये कह रहा था कि NAVL समझ आ रही है? आपको पता होना चाहिए ये लिम्फेटिक शीथ है। इसके अंदर मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर होता है आपका लिम्फ नोड, उसके बाद आती है वेन, उसके बाद आती है आपकी आर्टरी, उसके बाद नर्व। अब देखें कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी आर्टरी को आपने पालपेट किया, आर्टरी को पालपेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर इधर की तरफ है वो मीडियल है, जो इधर की तरफ है वो लेटरल है, जो बॉडी की तरफ स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? वेन। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह करो कि आर्टरी के मीडियली लगाओ तो वहां पर तो वेन है, तो सीधा वेन के अंदर आपका इंजेक्शन लगेगा। वो गलती समझ आ गई जे? अगर आपने कहना कि आर्टरी से आपने थोड़ा सा लेटरली लगाना है, जब आप लेटरली लगाओगे तो वहां पर क्या है? नर्व है। तो जब आप नर्व को ऊपर लगाओगे तो क्या होगा? नर्व ब्लॉक हो जाएगा। आपने कहना है कि वहां पर हम क्या करते हैं? एक तरह का नर्व ब्लॉक देते होते हैं। तो यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ जी जनाब, फेमरल नर्व को ब्लॉक करने के लिए जो इंग्वाइनल कनाल के अंदर जब आर्टरी को पालपेट किया जाता है तो जो उसके लेटरली स्ट्रक्चर पाया जाता है वो कौन सा होता है? ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। समझ आ रही है? देखो कहां से कहां एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बाद वो ये पूछ सकता है कि इंग्वाइनल कनाल के अंदर मोस्ट मीडियली जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? इंग्वाइनल कनाल के जो मोस्ट लेटरली स्ट्रक्चर है वो कौन सा है?
इंग्वाइनल कनाल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो कौन सी हैं, रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट से चीजें याद करनी है हमने जनाब। ये नहीं है कि हाँ जी ये इधर है या उधर है, हमने बिल्कुल मजे से पढ़ना है ताकि पता लगे कि वाकई जो है वो चीजें सही तरह आपको आ रही हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें इसके अंदर एक होता है, यहां पर भी आप लोगों ने देख के कम से कम पटेलर रिफ्लेक्स तो किया ही होगा ना, समझ आ रही है मेरी बात को? गौर करें कि फॉर एग्जांपल एक अगर ऐसे जैसे मैं बैठा हुआ हूं, यहां पर क्या करते हैं कि हैमर लेते हैं, हैमर के साथ क्या काम करते हैं, यहां पर पटेला के ऊपर इस तरह पाल मारते हैं। ठीक है, पटेला के ऊपर मारने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्स चेक करते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं हाँ यार ये ऊपर की तरफ टांग गई है, तो आप कहते हैं पटेलर रिफ्लेक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मेरी एक बात सुने, जो नी की एक्सटेंशन करवाती थी नर्व वो कौन सी थी? शाबाश। जो नी की एक्सटेंशन करवाती थी नर्व वो कौन सी थी बच्चों? जो नी की एक्सटेंशन करवाती थी वो फेमरल नर्व थी। वो कौन सी थी? एक तरह की वो फेमरल नर्व थी। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक्सटेंशन के दौरान आपकी जो टांग है वो ऊपर की तरफ जाती थी या नीचे की तरफ जाती थी, ये बताएं। जब एक्सटेंशन होती थी, अगर ये आपकी टांग है तो ये ऊपर की तरफ उठती है ना, ऐसे है, वो कहते हैं ऊपर की तरफ उठती है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की फेमरल नर्व ही उड़ गई है और आप एक तरह का पटेला से ऊपर रिफ्लेक्स मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, तो क्या पटेलर रिफ्लेक्स पॉजिटिव होगा? क्या पटेलर रिफ्लेक्स आप इसके अंदर देखोगे? लो होगा। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो ये पूछते होते हैं कि हाँ जी जनाब आपकी अगर किसी बंदे के अंदर फेमरल नर्व डैमेज हो जाएगी या पटेलर रिफ्लेक्स अपॉन एग्जामिनेशन लो है तो कौन सी नर्व डैमेज है? तो आपने क्या कहना है? आपने कहना फेमरल नर्व उड़ चुकी है। कौन सी नर्व उड़ चुकी है? आपने कहना भाईजान फेमरल नर्व जो है वो आपकी एक तरह की उड़ चुकी है। यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना बच्चों मैं आप लोगों को एक बार सारी की सारी रिवीजन करवाता हूं सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप लोगों को छुट्टी है। ठीक है, अब देखें जो हम लोगों ने ये देखा कि फॉर एग्जाम्पल अच्छा बच्चों, हमने ये चीज डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले लोअर लिम्ब के अंदर, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एक तरह का लंबरोसैक्रल प्लेक्सिस होता है, और हमने ये देखा कि लंबर प्लेक्सिस क्या होता है। लंबर प्लेक्सिस आप लोगों ने ये बताना होता है कि आपके एक तरह का नर्व का एक गुच्छा होता है जो लंबर एरिया से निकल रहा होता है और आपके लोअर लिम्ब की स्किन और मसल को सप्लाई करता है, उसको हम कहते हैं लंबर प्लेक्सिस। इस लंबर प्लेक्सिस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नेटवर्क शुरू होता है वो कहाँ से होता है? आपने कहना T12 से लेके L4 तक होता है। कहाँ से होता है? T12 से लेके L4 तक होता है। इसके अंदर जो सबसे पहली जो नर्व आप डिस्कस करते हो उसका नाम होता है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है T12 से लेके L1। उसके बाद आपने कहना है इसकी मोटरी सेंसेशन भी होती है और इसकी सेंसरी सेंसेशन भी होती है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की जो मोटर सेंसेशन होती है वो दो तरह के मोटर मसल को सप्लाई करती है। एक होता है आपका इंटरनल ओब्लिक, दूसरा कौन सा होता है? आपने कहना है कि आपका ट्रांसवर्स अब्डोमिनस। सेंसी सेंसेशन जो होती है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या फिर क्या होता है सुप्रा प्यूबिक रीजन को ये सप्लाई कर रही होती है। इसके बाद आपने ये कहना होता है कि एक तरह का बच्चों कभी अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि आपकी ये कैसे नर्व डैमेज हो सकती है तो आपने कहना है अब्डोमिनल सर्जरी के दौरान। ठीक हो गया। अब देखें कि आपने कहना है अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ burning sensation, paresthesia, tingling sensation toward the hypogastric region, and all these symptoms just appeared after an abdominal surgery. What is your diagnosis? आपने कहना है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है वो एक तरह की उड़ चुकी है। और अगर फॉर एग्जांपल यहां पर इस सुप्राप्यूबिक सेंसेशन के साथ साथ वो ये कहे कि इसके साथ ही टेस्टिकल के ऊपर जो सेंसेशन है वहां पर भी रेडिएट हो रही है, वहां पर भी टिंगलिंग सेंसेशन है, तो आपने कहना इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के साथ आपकी इलियो इंग्वाइनल नर्व भी आपकी डैमेज हो चुकी है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व आपकी अब्डोमिनल सर्जरी के दौरान मोस्ट कॉमनली डैमेज कब होती है? वो तब डैमेज होती है जब आप एक तरह का ट्रांसफर सूचर लगाते हो। बात का इस तरह होता है कि ट्रांसफर इंसिजन के बाद जब आप ट्रांसफर सूचरिंग करते हो तो इसके अंदर होता क्या है कि आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ट्रैप हो जाती है। जब आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ट्रैप होती है तो आपकी जो सेंसेशन होती है वो लॉस होती है। जब आपकी सेंसेशन लॉस होती है तो आपके सुप्राप्यूबिक रीजन को सप्लाई नहीं मिल रही होती। इसके बाद जो हमने देखा था वो कौन सा था? फॉर एग्जांपल आपने ये कहना होता है कि जेनिटोफीमोरल नर्व। जेनिटोफीमोरल नर्व की दो ब्रांचेस हैं, एक जेनिटल ब्रांच एक फेमरल ब्रांच। जेनिटल ब्रांच वो होती है जो सक्रोटम को क्रीमेस्टिक मसल को सप्लाई करती है, फेमरल ब्रांच वो होती है जो मीडियल एंटीरियर थाई को सप्लाई कर रही होती है। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए, आप पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद लॉस ऑफ और द एब्सेंस ऑफ द क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स, व्हाट विल बी योर डायग्नोस? आपने कहना जेनिटोफीमोरल नर्व उड़ चुकी है। ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाए कि
लॉस ऑफ मीडियल थाई सेंसेशन एंड एब्सेंस ऑफ द क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स। आपने क्या कहना है, इसके अंदर जेनिटोफीमोरल नर्व आपकी एक तरह की उड़ चुकी है, और जेनिटोफीमोरल नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या है, L1 से लेके L2, आपने ये कहना। उसके बाद आपने कहना होता है बच्चों कि आपके क्रीमेस्टिक मसल का काम क्या होता है कि जब भी हम मीडियल थाई के ऊपर स्ट्रोक करते हैं तो आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते होते हैं कि एक तरह का फेमरल नर्व जो है वो एक तरह का टेस्टिकल्स जो है वो ऊपर, जेनिटल जो नर्व होती है वो आपके टेस्टिकल्स को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाती होती है। इसके बाद जो हमने नर्व याद की वो क्या थी, आपकी अपटूडेटर नर्व। अपटूडेटर नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या है, L2 L3 L4। आपने ये बात को याद रखना है। L2 L3 L4 के साथ आपने कहना है अपटूडेटर नर्व जो है वो मीडियल अडक्शन ऑफ द लेग करवाती है और मीडियल थाई की सेंसेशन को मेंटेन करती है। अडक्शन ऑफ लेग किस वजह से होती है, आपके अडुक्टर मसल की वजह से होती है, अडुक्टर लॉन्गस, अडुक्टर मैग्नस, अडुक्टर ब्रेविस। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का आपने कहना है ग्रेसिलस का मसल भी हो सकता है, अपटूडेटर एक्सटर्नस मसल भी इन्वॉल्व होता है जो कि ये कर रहा होता है। इसके बाद बच्चों जो आप लोगों ने आगे जो बात याद रखनी है, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आ जाए, अ 40-year-old मेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ failure to adduction of the thigh and loss of medial sensation, what will be your diagnose? आपने क्या ना अपटूडेटर नर्व डैमेज है। कौन सी नर्व डैमेज है, आपकी अपटूडेटर नर्व एक तरह की डैमेज हो चुकी है। इसके बाद आपकी एक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं फेमरल नर्व। फेमरल नर्व के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नी की एक्सटेंशन और हिप की फ्लेक्शन करवाती है। नी की एक्सटेंशन के अंदर जो नर्व आपकी एक तरह की है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपकी नी की एक्सटेंशन के अंदर जो क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वेस्टर्स मीडियालिस, इंटरमीडियालिस, लेटरालिस और रेक्टस फीमोरस। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि आपका जो हिप फ्लेक्शन करवाते हैं उसके अंदर सार्टोरियस, इलियाकुस और पैक्टिनियस मसल होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। इसके अंदर आपने कहना है कि जब भी कभी पेल्विक की सर्जरी होती है तो आपकी फेमरल नर्व जो है वो एक तरह की डैमेज हो सकती है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसकी दो ब्रांचेज है, एक होता है एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच, दूसरी जो ब्रांच उसको कहते हैं सेफनस ब्रांच। एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच होती है वो एंटीरियर और मीडियल थाई को सप्लाई करती है। सेफनस ब्रांच होती है वो मीडियल और थाई और फुट और लेग को सप्लाई करती है। उसके बाद ये सेफनस नर्व सेफनस वेन के साथ रन कर रही होती है। अगर कभी भी आपका कैबेज किया जाता है तो सेफनस वेन ली जाती है। इसके साथ ये आपने क्या कहना होता है, सेफनस नर्व जो है डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से मीडियल थाई और मीडियल लेग और फुट की सेंसेशन जो एक तरह की लॉस हो सकती है। साथ ही आपने कहना है कि फेमरल नर्व जो होती है वो मोस्ट लेटरली पाई जाती है इंग्वाइनल कनाल के अंदर। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो फेमरल नर्व होती है बच्चों, ये वो आपकी एक तरह की पटेलर रिफ्लेक्स जो होंगे वो इसके अंदर नेगेटिव होंगे या एक तरह के लो होंगे जब आपकी ये नर्व डैमेज होगी। तो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई आप में से किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल इसको एक बार याद कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों। ओके बच्चों, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। फी मानुल्लाह, अल्लाह हाफिज और टेक केयर। अंदर दिखवा देगा